नमस्कार प्यारे साथियों। हम जो आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र जो हल कर रहे थे उसी श्रृंखला में आज हमारा अगला प्रश्न है। कॉलेज लेक्चरर 2020 में जो पेपर हुआ था उसका हम आगे के इस वीडियो में उन प्रश्नों का हम आज हल करेंगे। सेकंड पेपर है जो 2021 में हुआ था। कॉलेज लेक्चरर 2020 की भर्ती थी। इसके प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। ज़्यादातर प्रश्न हमारे आज के हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित रहेंगे, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला ही प्रश्न है, पंक्ति है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, उक्त कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। दूसरा प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषय ये कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सरहप्पा के विषय में उन्होंने ये कहा है, क्योंकि दोहे चौपाई का प्रयोग सबसे पहले सरहप्पा ने किया था। आदिकाल के जो प्रथम कवि भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने वाला। एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार हैं। तो चंदन वाला रास जो है वो आस्को की रचना है। स्थूली भद्र रास विजय सेन सूरी की रचना नहीं है। ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि स्थूली भद्र रास किसकी रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से? तो अखराउट में ये जो जायसी जी थे उनकी रचनाओं के बारे में ये कथन है शुक्ल के। अखराउट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित चौपाइयाँ कही गई हैं, ये बिल्कुल सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये भी सही है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, ये भी सही है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि पद्मावत में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवि ने अपनी कल्पना का भी प्रयोग किया था। तो ये शुक्ल जी का कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। ये पहला ही जो ऑप्शन है इसका ये सही नहीं है, क्योंकि जो रीतिकाल में जो रचनाएं लिखी गई थी वो सारी ऐतिहासिक नहीं थी, यानी वो सच्ची नहीं थी, वो उसमें कल्पना का बहुत अधिक मिश्रण था। तो ये पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, ये कथन यहाँ गलत हो जाएगा। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया, ये सही है। अन्य सूफी कवियों के समान इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया, ये भी सही है। इसमें 5 अर्दाली यानी चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषय की उक्त मान्यता किसकी है? तो उक्त मान्यता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, कि कबीरदास ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे, यानी वो किसी धर्म विशेष के समर्थक नहीं थे। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन कौन सा है, यानी गलत कथन कौन सा है? तो निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा में रचित हैं, ये कथन ही यहाँ असंगत है। हिंदी प्रेमाख्यान जो काव्य परंपरा थी उसके संबंध में, क्योंकि प्रेमाख्यान में सभी में तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन तत्सम शब्दावली प्रधान अवधि भाषा का प्रयोग नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं, ये सही है। इनके पात्र मुख्यतः 2 श्रेणियाँ हैं, मानवीय और मानवीयतर। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। इन 2 पंक्तियाँ दे रखी हैं, इन पंक्तियों में कौन सी सही है और कौन सी गलत है? तो कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। तो आपको पता ही है साथियों, कबीर जी शास्त्रीय ज्ञान कहाँ से? कबीर जी को तो यानी कबीर जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको तो कलम का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं था। तो शास्त्रीय ज्ञान तो दूर की बात है, वो सब जो कुछ भी कहते थे अपने अनुभव के आधार पर कहते थे। तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। उनकी उक्तियाँ भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते हैं, ये तो सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असंगत है? यानी 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से कौन सा कथन असंगत है? तो कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं, ये कथन बिल्कुल सही है कि कृष्णगढ़ नरेश जो महाराज सावंत सिंह थे उनका ही भक्त नाम जो है वो नागरीदास था। घाघरोनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, ये भी सही है। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ये गलत है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की थी, जम्बनाथ ने नहीं की थी।
सहजोपाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूतिपूर्वक वर्णन किया है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। सूरदास जी की मृत्यु को निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसने कहे थे? तो ये कथन है विठलनाथ जी के। अगला प्रश्न है, उन्होंने रचना ने पुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का ये कथन किस कवि के विषय में है? तो शुक्ल जी ने ये कथन तुलसीदास जी के विषय में कहा है। अगला प्रश्न है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागत कोरे। ये विनयोक्ति किस कवि की है? तो ये विनय से भरी युक्ति तुलसीदास जी की है। अगला प्रश्न है, भाषाभूषण के रचनाकार हैं? तो भाषाभूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। उससे अगला प्रश्न फिर पंक्तियों वाला है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। 2 पंक्तियां दी गई हैं, उनमें से आपको विकल्प चुनना है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। तो ये बात सही है, निर्गुण हो चाहे सगुण हो, दोनों में गुरु को एक समान महत्व दिया गया है। तो ये पंक्ति सही है। निर्गुण भक्ति का आलम्बन निराकार है और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलम्बन साकार एवं गोचर है। तो ये दोनों ही कथन जो है विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं? तो मूल गोसाई चरित रचना जो बेनी माधवदास की है। अगला है, राजस्थान से संबंधित संत भगत संप्रदाय नहीं है। तो निरंजनी संप्रदाय का संबंध राजस्थान से है, जसनाथी संप्रदाय भी, लालदासी संप्रदाय भी। बावरी संप्रदाय का संबंध राजस्थान से नहीं है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल नाभादासकृत के टीकाकार कौन है? भक्तमाल पर टीका किसने लिखी थी? तो प्रियादास ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कवि नहीं है? तो स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्य धारा के हैं, प्राणचंद्र चौहान हैं और हृदय राम हैं। गदाधर भट्ट जो हैं ये राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्ग की विचारधारा से संबंध नहीं माना जाता? तो ध्रुवदास जो है वो ज्ञान मार्ग की विचारधारा से संबंध नहीं है। जम्बनाथ है, मलुकदास है, सुंदरदास है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो कबीर परचई अनंतदास ने लिखी है, ज्ञान समुद्र सुंदरदास ने लिखी है, ज्ञान दीपक दरिया साहब ने लिखी है, लेकिन ज्ञान बोध जो है वो रामानंद ने नहीं लिखी है। आप रामानंद की रचनाओं के नाम बताना कमेंट बॉक्स में। उनकी 2-3 रचनाएं तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखा था, तो आप उनकी रचनाओं के नाम बताना। और ज्ञान बोध किसकी रचना है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है? तो पीपा जो है ये संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा में नहीं आते। सुंदरदास आते हैं, रज्जब आते हैं और गरीबदास आते हैं। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन जो है वो हमारे जाने माने जो विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उनका है, क्योंकि उन्होंने जो है रीतिकाल की शुरुआत केशव से न मानकर चिंतामणि से मानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है, बिल्कुल सही है। उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों अमन और उनके आश्रयदाताओं दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है, तो ये भी विकल्प सही है, दोनों विकल्प ही सही हैं। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प चुनिए। यानी एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं, एक तरफ रचनाकार दे रखे हैं। तो देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा की रचना नहीं है। बिहारी और देव लाला भगवान देन की रचना है। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। बिहारी की दिल वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है, तो ये यहाँ असंगत है। अगला प्रश्न है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोग कवित कीबो खेल करी जानो है। इसका वाक्यांश के रचयिता कौन है? ठाकुर हैं। इतना भी आ जाता है कि लोग कवित करीबो खेल करी जानो है, तो ये इतनी पंक्ति भी आ जाती है कई बार, तो ये ठाकुर की प्रसिद्ध पंक्ति है। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशवदास। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? तो कवि कुल कल्पतरु है जो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, बाकी तीनों ही अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है?
यानी पिंगल छंद में लिखी गई है, तो वृत्त विचार जो है ये पिंगल छंद निरूपक रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो पद्माभरण जो है वो नायक नायिका निरूपक रचना नहीं है। बाकी जगत विनोद, सुधानिधि, रावल और सुख सागर तरंग, मावली, ये सब नायक नायिका भेद निरूपक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है? तो तोष जो है वो सर्वांग काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सजीव श्रृंगार की कदम में लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है, सही है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त भी हैं, ये बिल्कुल सही है। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त है। ये कथन यहाँ सरासर गलत हो जाता है, क्योंकि पूर्णतया मुक्त नहीं है, उनसे प्रभावित है। जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ थे उनसे प्रभावित है रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ। अगला प्रश्न है, रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को महत्वपूर्ण योग रहा है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखाते हैं, मानव व संसार से ये कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन जो है वो मिश्र बंधुओं का है। अगला प्रश्न है, मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। मतीराम का जो रसराज रचना है उसी के समान पद्माकर जी का, यानी कौन सी रचना है पद्माकर की, जो काव्य रसिकों और अभ्यासियों की कंठहार रही है? वास्तव में ये श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का ये कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? तो काव्य जो जगत विनोद रचना है उनके संबंध में शुक्ल जी का ये कथन है, पद्माकर की जो जगत विनोद रचना है। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, बिल्कुल सही है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, ये भी सही है। ये काव्य अवधि और ब्रज भाषा दोनों में रचित है, ये भी सही है। ये कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, तो ऐसा नहीं है साथियों, कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी कृष्ण भक्ति से संबंधित, कृष्ण जी से संबंधित एक रचना लिखी थी, तो ये पूर्णतः कृष्ण काव्य के प्रभाव से मुक्त नहीं है, ये कथन यहाँ असंगत हो जाएगा। केशवदास की कर्तृत्व विषय का कौन सा कथन सही नहीं है? केशवदास ने जो रचनाएं लिखी उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया, ये कथन ही असंगत है। यहाँ रामचंद्रिका में उन्होंने क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा, और यहाँ दिया गया है विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, सही है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया, ये भी सही है। और कवि प्रिय, रसिक प्रिय और छंदमाल लक्षण ग्रंथ हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारीदास की हैं? तो काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्ण पिंगल, ये रचनाएं तीनों ही जो है भिखारीदास जी की हैं। अगला प्रश्न है, मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं, यानी ललित ललाम रचना तो इनकी अक्सर पूछी जाती है मतीराम जी की, और रसराज में इनको ख्याति दिलाने वाले प्रमुख ग्रंथ है। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, ये यहाँ गलत है। अगला चौथा ऑप्शन है, ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए, ये भी सही है। लेकिन रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, ये कथन जो है वो सही नहीं है रसराज के बारे में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनकी कविता वीर रस प्रधान है, ये बिल्कुल सही है। शिवराज भूषण व छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, प्रबंध काव्य नहीं है इनके, ये कथन यहाँ गलत हो जाएगा। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया था, ये भी सही है। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, ये भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 40वां, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। देव की जो सुख सागर तरंग रचना है उसके विषय में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि नायिका भेद का विश्वकोश समझना चाहिए उसको। तो ये थे हमारे साथियों आज के 40 प्रश्न। आगे के वीडियो में भी हम आगे के प्रश्न हम और आगे की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, और आप सभी इसी प्रकार से अपना मूल्यांकन करते रहें, वीडियोज़ के माध्यम से वीडियो देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।